सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए श्रमवीरों से पीएम मोदी ने की फोन पर बातचीत। बचाव अभियान में लगी सभी एजेंसियों के जज्बे को किया सलाम। उत्तराखंड सीएम धामी ने अभियान को बताया चुनौतीपूर्ण और कठिन। सिन्याली सौड़ अस्पताल में भर्ती सभी 41 श्रमिक स्वस्थ। डॉक्टर्स की निगरानी में हो रही है देखभाल। सुरंग में फंसे श्रमिकों ने बताई आपबीती। कहा, सरकार की कोशिशों ने हर वक्त बढ़ाया हौसला। सत्रह दिन बाद सुरंग से सकुशल वापसी पर श्रमिकों के परिवार में दिवाली जैसा जश्न। घर लौटने का है बेसब्री से इंतजार। पश्चिम बंगाल में आज चढ़ेगा सियासी पारा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे लोग कोलकाता में प्रतिवाद सभा। हमास ने संघर्ष विराम के 5वें दिन 12 बंधकों को किया रिहा, तो इजराइल ने भी छोड़े 30 फिलिस्तीनी कैदी। फिलिस्तीनी दूत ने की स्थायी संघर्ष विराम की वकालत। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में संघर्ष विराम का किया स्वागत। बंधकों की बिना शर्त रिहाई का किया आह्वान। उत्तराखंड में जिंदगी की हुई जीत। इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच आपको बता दें, आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं अजय मिश्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में चले करीब 17 दिनों तक इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 41 श्रमजीवियों को बाहर निकाल लिया गया। 428 घंटे तक फंसे रहे ये श्रमजीवी एक बार भी हौसला खोते नजर नहीं आए। उन्हें उम्मीद थी कि वे इसी हौसले की बदौलत एक नई सूरज के दर्शन करेंगे और आखिरकार आज की सुबह का सूरज उनकी सुरंग में फंसी काली स्याही के स्याह पन्नों में कामयाबी का एक उजाला भरता प्रतीत हुआ। चिन्याली सौड़ अस्पताल में फंसे सभी मजदूरों के स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हालांकि इस पूरे अभियान के दौरान मजदूरों ने अपना हौसला बनाए रखा, जिंदगी की आस नहीं छोड़ी। सुरंग के भीतर कठिन हालातों में भी फंसे श्रमजीवियों ने हौसला और हिम्मत बनाए रखा। बचाव दल की भीतर से मदद भी की। इससे रेस्क्यू टीम को भी प्रयासों को तेज करने में मदद मिली। रेस्क्यू टीम भी जो फंसे हुए श्रमजीवी थे उनकी हिम्मत को देख करके बहुत ही प्रभावित हुए। कठिन परिस्थितियां आने के बाद भी उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। और अपडेट यह है कि सभी 41 मजदूर अभी चिन्याली सौड़ अस्पताल में हैं, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। इन सबके बीच कुछ श्रमिकों ने अपनी आप बीती दुनिया को बताई। विश्वजीत कुमार वर्मा ने कहा, जब मलबा गिरा तो उन्हें पता चला कि वो अब फंस चुके हैं। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। और अब एक और श्रमिक सुबोध कुमार वर्मा की बात आपको सुनाते हैं। वो भी 17 दिनों तक इस सुरंग में फंसे रहे।
कैसा था वो वक्त, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था, और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे श्रमवीरों के बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने परिजनों से बातचीत में कहा कि बाबा केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की कृपा से सभी सुरक्षित बाहर निकल सके हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार अधिकारियों से जानकारी लेते रहते थे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। और प्रधानमंत्री ने पूरे ऑपरेशन के दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के योगदान की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीके सिंह ने इस बार सोल्जर वाली ट्रेनिंग दिखाई। इस बार तो वीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे, डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। प्रधानमंत्री ने श्रमवीरों से कहा कि टनल से मुश्किल हालात में बाहर आने के पीछे उनके परिवार की तपस्या और 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की दुआओं का असर है। आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर ना जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन बताया। साथ ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार भी जताया। हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया और कहा कि लगातार राहत और बचाव कार्य संबंधी वो जानकारियां लेते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद
उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग बचाव में शामिल आईटीबीपी के जवानों के साथ आज सुबह मुलाकात की। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देश विदेश की तमाम एजेंसियां काम में लगी थीं। उनमें से एक थे अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिस्क, जो इससे पहले भी कई ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी चुनौती कम नहीं थी। डिस्क भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचे में एक एक्सपर्ट हैं। डिस्क ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स में बैरिस्टर भी हैं। उन्हें इंजीनियरिंग, भूविज्ञान और जोखिम प्रबंधन मामलों में 3 दशकों का अनुभव है। साल 2022 में उन्हें अमेरिका के नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा एक समिति सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंगलवार को जब सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकलने की कोशिश चल रही थी तो आर्नोल्ड डिस्क सुरंग के नज़दीक मौजूद भगवान बौखनाथ देवता की पूजा अर्चना में भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, हम शांत थे और हम जानते थे कि वास्तव में हमें क्या करना है। हमने एक अद्भुत टीम के रूप में काम किया। भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स, सेना और सभी एजेंसियों की सफल मिशन का हिस्सा बनना बहुत ही खुशी की बात है। We were calm and we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, they're engineers, the best I've ever worked with. All the agencies, the federal authority, the state, all the people, it was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened, because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. एक्सपर्ट इसे एक चमत्कार के तौर पर बताते हैं। उत्तराखंड सुरंग में फंसे श्रमवीरों की सफलता से बाहर आने पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि इन 41 श्रमिकों ने जो हौसला दिखाया है उससे प्रेरणा मिलती है कि विपदा आती है लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनकी हिम्मत ने हमारा हौसला बढ़ाया और हम ये काम कर सके। ऐसी विपदा और ना आए ये तो मैं हमेशा चाहूँगा, लेकिन इन 41 मजदूर भाइयों ने जो हौसला दिखाया, जो मेहनत दिखाई वहाँ पर रहते हुए, उससे ये बड़ी प्रेरणा मिलती है कि विपत्तियाँ आती हैं, विपदा आती है, आदमी को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। और सच कहूँ तो उनकी हिम्मत ने हमारा हौसला बढ़ाया और हम ये काम कर सके। सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचाए जाने के बाद बचाव अभियान में लगे एनडीआरएफ कर्मियों ने केक काटा और जश्न मनाया। सिलक्यारा में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की भी भूमिका बहुत ही अहम रही। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से हमारे संवाददाता ओपी यादव ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के आपदा राहत और प्रबंधन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका एनडीआरएफ की रही और अभी हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन मौजूद है। ये बात करते हैं सर, अगर इस ऑपरेशन की सार्थकता की बात करें तो एनडीआरएफ का रोल बहुत ज़्यादा रहा। पहले दिन से लेकर अंतिम समय तक उनको एम्बुलेंस में बैठाने तक इनकी सार्थक भूमिका रही। आप किस तरह देखते हैं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना? देखिए, मैं कहूँगा कि ये एक बेहतरीन टीम इंडिया का एक प्रेजेंटेशन था जिसमें सभी एजेंसीज़ ने मिल करके काम किया। पीएमओ से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड, आर्मी, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल और बहुत सारे जो एजेंसीज थे उन सब ने मिल करके काम किया। और ये लास्ट जो इसमें एक एक्शन था जिसमें जॉइंट ऑपरेशन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा किया गया, जिसमें पाइप्स में प्रवेश करके दूसरे छोर पर जो तकरीबन 60 मीटर दूर था उसमें से जो ट्रैप्ड वर्कर्स थे उनको सुरक्षित वापस लाया गया। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म था वो एनएचआईडीसीएल में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया और इस सुरंग बनाने में काफ़ी
मेहनत की। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, कई बार लैटिस वायर्स वगैरह उसमें एंटेंगल्ड हुए थे, उनको काटना पड़ता था। ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, जिसके वजह से ये लास्ट पार्ट ऑपरेशन का सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया। अगर बात करें एनडीआरएफ को इस तरह के कामों में कितनी ट्रेनिंग रहती है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें हमेशा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि अंदर जाना आपके और उसमें से मूव करना सेफली, आपको अननोन प्लेस है, पता नहीं है आपके कि दूसरे छोर पर क्या चीज़ें हैं। तो अभी वर्कर्स जो थे उनको बेसिकली सेफली टनल के अंदर लाना, पाइप के अंदर लाना और इंश्योर करना कि उनको कोई चोट ना आए। उनको हमने नी पैड्स, आपके एल्बो पैड्स बनाया और उनको सुरक्षित जो है वो जो ट्रॉलीज थी, इम्प्रोवाइज ट्रॉलीज, उसके ऊपर रखा गया और सुरक्षित वापस लाया गया। सर, अगर बात करें जो आज अंतिम दिन था जब इनको रेस्क्यू करना था, तो किस तरह आप लोगों ने इस काम को अंजाम दिया? जो पाइप था उसके अंदर एनडीआरएफ की टीम किस तरह इन लोगों को स्ट्रेचर से लाई और कैसे उनको प्रशिक्षित किया, किस तरह समझाया? देखिए, इसमें एक जॉइंट ऑपरेशंस था। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों के रेस्क्यूअर्स मौजूद थे और एक समन्वय के साथ प्लानिंग की गई। एक ट्रेनिंग, एक प्रोग्राम बनाया गया कि किस तरह से एक्शंस करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। उसके तहत प्रवेश किया गया और वहाँ पर सुरक्षित करते हुए वर्कर्स को इंश्योर किया गया कि वो डेब्रिस में जो है वो कहीं फंसे नहीं और डेब्रिस कभी हिले नहीं और उनको दोबारा एक्टिवेट ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी लगातार वो डेब्रिस का जो है मूवमेंट हो रहा था। तो एक चुनौतीपूर्ण वो सिचुएशन थी जिसको बड़े सावधानी से टैकल किया गया और रोप रेस्क्यू और लैडर्स का उपयोग करते हुए जो हमने एक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाया था, व्हील स्ट्रेचर, उसका भी उपयोग किया गया और इस तरह से सुरक्षित लाए गए सभी। तो ये थे एनडीआरएफ के डीआईजी और कमांडेंट से लेकर निचले स्तर के अधिकारी और एनडीआरएफ के कर्मचारी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए काम करते हुए न केवल इस अभियान को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया बल्कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का महत्वपूर्ण काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, सिरक्यारा, उत्तरकाशी। और एनडीआरएफ के सदस्य मनमोहन सिंह रावत और उनकी पूरी टीम, जिसमें सतपाल और विक्रम भी शामिल रहे, उनकी जुबानी रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ दृश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको जो अपना उनका मानसिक संतुलन बनाने के लिए यहाँ से बोलते रहते थे कि हम आपके समीप पहुँचने वाले हैं, आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, आप धैर्य करें और धैर्य के साथ रहें। ये सर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऐसे हम इससे पहले हमने काफ़ी माउंटेनिंग और अपना फ्लड रेस्क्यू ये और सीवीआरएन, इसके उपरांत हमें जो ये अपना टनल का जो रेस्क्यू था, ये पहला ही एक अनुभव मिला, हमें बहुत ही लाजवाब का अनुभव मिला और कुछ बहुत सारा हमको सीखने को मिला। मेरे पीछे सर सचिन था, प्रदीप था और विनोद रावत था और 2 एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर थे। तो जब मैं अंदर गया तो नज़ारा कुछ और था। वो सब लोग खड़े थे, एक ही बार उन्होंने जयकारा बोला, एनडीआरएफ की जय हो, भारत माता की जय हो। वो लोग इतने उत्साहित थे कि अब हमारे पास अपना सहायता के लिए कोई न कोई पहुंच गया है और बहुत ही मतलब इच्छुक थे कि हम सबसे पहले निकले। लेकिन वहाँ जो अपना नेगी जी थे और एक साबा थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और लिस्ट के अनुसार बोला कि जो सबसे पहले जो अपना बुजुर्ग है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उनको, जो नए यंग की जनरेशन थी वो पैनिक थे कि हम सबसे पहले जाएंगे, लेकिन बुजुर्गों ने उनका साथ हम देते हुए कि कहा कि आप धैर्य बनाए रखें, आपको सबसे पहले निकालेंगे। हमारा प्री प्लान था, पहले से टीम को निर्धारित कर दिया गया था। 12 लोगों की टीम थी, उसमें 4 हमारे जो रेस्क्यूअर थे फ्रंट में थे, जिन्होंने आगे टनल में मार्च करना था। 4 लोग हम बैकअप में थे, जो स्ट्रेचर या फिर जो किसको पुल करना था उसके लिए हम लोग 4 लोग ऑलरेडी वहाँ पे बाहर खड़े थे। आला अधिकारी पर डे मतलब उनसे बात करते थे, VIPs आते थे, मुख्यमंत्री महोदय आए, उन्होंने बातचीत करी, तो उनको एक बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम निकल जाएंगे। शायद इस वजह से उन्होंने पैनिक हुए, न वो किसी तरह के कोई बीमार थे, बहुत खुश थे। जब फर्स्ट टाइम हमने जो निकाला था, बहुत ही मतलब अच्छे, एग्रेसिव, फिजिकली मेंटली बहुत खुश थे। और सिलक्यारा में सुरंग के अंतिम कुछ मीटर तक पाइप डालने के काम में रैट माइनर्स की भूमिका बहुत अहम रही। रैट माइनर्स से भी हमारे संवाददाता OP यादव ने यह खास बातचीत की। अभी हमारे साथ बिहार के एक श्रमिक है जिन्होंने रेट माइनर्स की भूमिका निभाई और इस ऑपरेशन को मैनुअली अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर इन्होंने अपना काम किया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनोद प्रसाद है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आपने किस तरह काम किया, कौन सी भूमिका में थे?
मैंने ऑगर मशीन के साथ भी काम किया और रेट माइनिंग का भी काम किया, जो 12 मीटर लगभग हाथ से मिट्टी निकाल के और पाइप को पुश किया गया, उसमें भी मैंने काम किया अंदर में। किस तरह आप काम करते थे वहाँ? वहाँ अंदर हम जाते थे, एक ट्रॉली लेके और उधर से मिट्टी को ट्रॉली में भरते थे और फिर रस्सी के सहारे ट्रॉली को खींच लिया जाता था और फिर मिट्टी बाहर डाल के फिर ट्रॉली को हम लोग उधर अंदर खींच लेते थे। और उस जब पुश होता था तो कभी कभी 32 के सरिया काफ़ी आ जाते थे, तो अब हम लोग कटिंग सेट ले जाके उस 32 के सरिया को काट के हटाते थे और फिर उसको रेट माइनिंग करते थे, हाथ से मिट्टी को निकालते थे। 1 घंटे में कितना काम कर लेते थे? 1 घंटे में लगभग वही 700-600 mm आगे तक पुश हो पाता था पाइप। तो आपको कितना ये चैलेंज लगा, इसमें चुनौती कितनी आ रही थी? चुनौती तो बहुत ही सर, लेकिन 41 आदमी का जान बचाना था और हमारा ट्रांसलेट कंपनी के जो भी बंदे थे सब ने मेहनत किया और हमने भी मेहनत किया। बहुत मुश्किल हो रहा था सर, उसमें दम घुट जा रहा था। कितने बजे तक आप लोगों ने वो मजदूरों तक आप पहुंच गए थे? वही लगभग 7 बजे तक हम लोग मजदूरों के पास पहुंच गए थे, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। जो 49 मीटर के बाद जो आपको 6 मीटर जाना था, उसमें किस तरह के हार्ड स्टोन थे या सीमेंट कंक्रीट था या आयरन था, क्या था उसमें? सर एक बार तो 32 का सरिया आ गया, 32 का सरिया काटने के बाद जब उसको क्लियर किया गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा 1 मीटर या आधा मीटर के आसपास, तब तक एक बड़ा सा कंक्रीट आ गया। फिर ब्रेकर ले जाके उस कंक्रीट को तोड़ा गया और उसमें एक सरिया था, उस सरिया को काट के निकाला गया, तब फिर जाके काम आगे बढ़ा। कुल कितने घंटों में आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कितने लोग इसमें शामिल थे? सर ये ऑपरेशन लगभग 24 घंटा कंटिन्यू चला। ये कल से ही चल रहा है काम, कल सुबह से, अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। और हमारा टीम में लगभग 8-10 आदमी थे, सभी बंदे ने काम किया। आपके साथ क्या क्या चीज़ रहती थी इस काम को करने के लिए? हमारे पास रहती थी एक इतना बड़ा सरिया रहता था जो सीजल का काम करता, जिसे मिट्टी को माइनर करते खोदते थे, और उसके बाद से एक उठाने वाला रहता था, चम्मच जैसा बड़ा सा, उससे मिट्टी को उसमें डालते थे बकेट में, और फिर बकेट भर जाता था तो आदमी बाहर में रहता था हमारा बंदा, उसको खींच के मिट्टी को गिरा के फिर बकेट को दे देता था। फिर हम अंदर बकेट खींच लेते थे, फिर मिट्टी को खोद के फिर बकेट में भरते थे। जो पाइप था उसमें कितने लोग एक साथ जाते थे? उसमें सर 3 आदमी जाते थे एक साथ, उससे ज़्यादा जाने में तकलीफ होता था अंदर में। तो आप 3 लोग आपस में बातचीत कर पा रहे थे अच्छे से काम करते टाइम? हाँ सर, हम लोग भी बात करते थे। अब खुशी भी महसूस होती थी कि कम से कम ये अच्छा एक नेक काम करने का, किसी के जान बचाने का हमको मौका मिला है और हमने जी जान लगाकर मेहनत की है उसको। तो निश्चित तौर पर ये ट्रेंचलेस कंपनी की तरह रेट माइनर्स की भूमिका में ये व्यक्ति हैं, बिहार के रहने वाले। उन्होंने न केवल अपनी जी जान को समर्पित भाव से काम करते हुए उसको अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि मजदूरों तक टनल को खोद कर मैनुअली वहां पहुंचने का काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गुरी के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, सिरकारा, उत्तरकाशी। आप जरा अपने आप को 24 घंटे लगातार उस जगह रख करके देखिए जहां ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रैट माइनर्स से इतनी डिटेलिंग के साथ हमारे संवाददाता ने बात की। तारीफ करनी होगी ओपी यादव की कि इतनी माइन्यूट डिटेलिंग्स पे वो क्वेश्चन कर रहे थे और कितनी सहजता के साथ वो श्रमजीवी जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंतिम क्षणों में रैट माइनर्स के जरिए हाथ से वो जो सुरंग बनाने का काम किया गया, लगातार 24 घंटे तक उनको कैसे अंजाम दिया गया। खुशी उनके चेहरों पर आप देख सकते हैं, लेकिन हौसला दिल में था कि एक नेक काम करना है, जिंदगियां बचानी हैं, और यही शायद जो हौसला था वो उन्हें अंतिम मंजिल तक लेकर के गया। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले NHIDCL के GM दीपक पाटिल से भी हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की, और ओपी यादव की तो ज़बरदस्त तारीफ करनी पड़ेगी। वाकई उनके जो सवाल हैं वो हमें पूरे घटनाक्रम के तह तक जाने की पूरा प्रयास उन्होंने किया, और वाकई उनका काम बहुत ही काबिल तारीफ रहा। आइए सुनते हैं। 17 दिन से फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले दीपक पाटिल कर्नल हमारे साथ मौजूद है। इनकी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका है और ये NHIDCL के महाप्रबंधक भी। आइए बात करते हैं सर, जिस तरह से ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचा, आपने जिस तरह आर्मी में एक्शन मोड पे काम करते हैं उसी तरह दिन रात लगे रहे और ये अंजाम तक पहुंचा और सफल रहा और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकले, आप क्या कहेंगे? डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, यस, बट यहाँ पे बहुत लोगों का सहयोग रहा है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं रहा है। यस, मैं अंदर फेस के ऊपर जो है हमारे डायरेक्टर ANF साहब के साथ में लगा हुआ था और हम 24 घंटे की साइकिल में काम कर रहे थे। कभी कभी मैं आई थिंक 26 घंटे भी कंटिन्यूसली जागा हूँ और 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सोया हूँ। मेरे ख्याल से कल ही मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा नींद ले पाया हूँ।
लगभग रात को 2:30-3 के बाद से लेके लगभग 7:30-8 बजे तक। अदरवाइज़ मैं सुबह 6-7 बजे तक यहीं पे रहा हूँ। एंड मुझे बड़ा दुख होता था कि जब वो सूरज की रोशनी निकल जाती थी, मैं कहता था अभी मैं शायद ठीक से नींद ना ले पाऊँ। सर, आपको इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कौन से वक्त लगा और सबसे बड़ी चुनौती कब लगी कि यह बड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, इसको फाइट कर दूंगा? मुझे तब लगा जब कि ऑगर फंस गया था और उसका ड्रिल बिट एंटेंगल हो गया था 4 पोल्स के अंदर और 32 mm के सरियों के अंदर। तब हमें थोड़ी देर के लिए लगा था कि यार अब क्या हो सकता है, अब ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल पास थे, लगभग 8 से 10-12 मीटर दूर थे। तब हमें थोड़ा सा सेटबैक महसूस हो रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर में हमने डिसाइड किया कि हम इसको काट के फेंक देंगे और अंदर बंदे भेज के उन्होंने बहुत मेहनत की है। वेल्डर्स ने रात दिन कंटिन्यूसली काम किया है और आई थिंक उन वेल्डर्स का, उन लेबर्स का शुक्रिया अदा हमने करना चाहिए। मुझे अपने सिर पे ये सहरा नहीं रखना चाहिए। इट इज़ देयर एफर्ट, इट इज़ देयर जॉब एंड आई थिंक दे डिजर्व अ पैट। रेड माइनर्स की भूमिका को किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि उसमें आर्मी के तमाम एक्सपर्ट थे? देखिए, ये रैट माइनर्स, पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, ये डेरोगेटरी शब्द है, ये अच्छा नहीं लगता है। हम इन्हें कहेंगे कि मैनुअली खोदने वाली जो टीम है, या हम इन्हें कहेंगे खोदू वाली टीम जो है, उन्होंने जो एफर्ट्स उठाए हैं, यस वो भी सराहनीय है। बहुत मुश्किल काम था, लगातार काम किया उन्होंने और प्रशंसा के योग्य है। लास्ट सवाल सर, NHIDCL से आप जुड़े हैं, महाप्रबंधक हैं, निश्चित तौर पे अब ये काम कब शुरू होने की उम्मीद है? कुछ इस तरह की प्लानिंग आगे रहेगी? हम इसे जल्दी ही वॉर फुटिंग पे चालू करेंगे और ये कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। इसे जल्दी हम सटीक तरीके से, जैसे टनलिंग में सिखाया जाता है लेसन्स, उसके हिसाब से हम इसे सुधारेंगे और इसके थ्रू आर पार निकल जाएंगे। और हमें ब्रेक थ्रू के लिए हार्डली 485 मीटर बचा हुआ है और वो हम सोचते हैं कि शायद 5 से 6 महीने में आर पार निकलने की कोशिश करेंगे। यस। तो ये थे NHIDCL कंपनी के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल, जिनका मानना है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने में न केवल उनका अकेले का बल्कि सभी का समानांतर योगदान रहा। यही वजह है कि ये ऑपरेशन न केवल समय पर पूरा हुआ बल्कि सभी मजदूर सकुशल बाहर भी निकले। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में OP यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। गौरव गिरी और OP यादव लगातार पल पल की खबरें आज तक पहुंचाते रहे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सुरंग से निकले श्रमिकों के परिवारजनों की खुशियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों में से 2 श्रमिक उत्तराखंड राज्य के भी हैं। एक श्रमिक कुमायूं मंडल के गांव छीनी गोट निवासी पुष्कर सिंह एरी हैं, तो वहीं गढ़वाल मंडल के पौड़ी जनपद के लालपानी कोटद्वार के निवासी गब्बर सिंह नेगी 17 दिनों के बाद सुरंग से बाहर निकले, तो खुशी में इनके घर में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो याद होगा शायद देव दीपावली का भी जो त्यौहार है वो भी ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया और रात से ही बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई। जिस समय सभी श्रमिक बाहर निकले तो गब्बर सिंह नेगी ने अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ से फ़ोन पर बात की। उनका पूरा परिवार अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते नहीं थका। आप कहाँ हो? ठीक हो ना? कहाँ हो? वहाँ चले गए हॉस्पिटल? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। माता जी तो बात करो जरा। हिम्मत आ गए ना, थोड़ा 1 मिनट कर दो बात मम्मी के साथ। हाँ बा, हेलो, राम राम बज ठीक है बजे? बहन आ गए ना बाबा? बे चलो बड़े कुछ बात है, बच्चे में बच्चा तो आ गया बे सो बाबा, कुछ नहीं छोड़ो। हाँ बच्चा, हाँ ठीक है बना। उत्तराखंड के टनल में फंसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह के विशाल के सुरक्षित आने पर उनके परिवारजनों ने
पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। विशाल के परिजनों ने सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलने पर खुशी जताई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विशाल के परिवारजनों ने। मैं देख रहा था साहब, मैं 10 दिन पहले भी यहाँ रहा, फिर उसके बाद में आज आ गया और मैंने जब देखी मेरे को बहुत खुशी प्राप्त हुई। हमारा प्रधानमंत्री साहब ने जो काम कराया बहुत अच्छा कराया, हमें बहुत खुशी है इसमें। उधर हिमाचल प्रदेश के बल से भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी विशाल के घर पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों के साथ मुलाकात की। वहीं एपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया भी विशाल के घर पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों को मिठाइयां खिलाई। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापस आ रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है जो कि मेरा भांजा जो है आज टनल से बाहर आ गया है। 17 दिन से हम बहुत परेशानी से थे और जो कि मतलब इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा भांजा जो बाहर आएगा, और आज हमारे को दिवाली से कोई कम दिन नहीं है। मेरे को बहुत खुशी हुई आज। उत्तराखंड सरकार और जो है केंद्र सरकार से मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी हिमाचल सरकार से यह गुजारिश है कि हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, और उत्तराखंड सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया, और हमारे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। और उधर हिमाचल प्रदेश के बल से भाजपा विधायक अपनी आपको खबर दिखाई। और अब उत्तराखंड के टनल से निकाले गए झारखंड के घाटशिला के श्रमवीर के घर में भी खुशी का माहौल है। श्रमिक के परिजनों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और बधाइयां दी। हम तो बहुत ज्यादा बताइए कहाँ खिलाए। पश्चिम बंगाल के हुगली में जयदेव प्रामाणिक और शोभित पाखेरा के सुरंग से बाहर आने की खुशी में पूरा इलाका झूम उठा। सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में से एक हैं श्रमिक सोनू, जो कि बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। सोनू की मां ने कहा, मैं बहुत खुश हूं और सरकार और सभी बचाव दल के सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। मेरे बेटे ने कहा है कि वो 2 दिनों में वापस लौट आएगा। मुझे बहुत खुशी लग रहा है। धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया, और उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है। वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। हमारे बाबू से बात हुई, वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। ओडिशा के नवरंगपुर में कल शाम से ही खुशियों भरा माहौल है। यहाँ के एक श्रमिक भगवान बत्रा भी उत्तरकाशी में काम के सिलसिले में गए थे और वहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए भगवान बत्रा के परिवार ने सभी श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचाए जाने पर जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयाँ बांटी गई। असम के कोकराझार के रहने वाले रामप्रसाद नरजारी भी अब सुरक्षित हैं और सुरंग से बाहर निकल आए हैं। कल शाम जैसे ही उनकी सलामती की खबर आई, उनके घर और पूरे इलाके में दिवाली का जश्न छा गया। रामप्रसाद के पिता ने सुरंग के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से भी कुछ श्रमिक उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए। उनमें से एक है रामसुंदर। रामसुंदर ने कल खुद ही फोन पर अपनी मां और पत्नी के साथ बात की। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, जल्दी ही घर लौटेंगे। इसके बाद कल शाम परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर के दिवाली मनाई। इन सभी ने केंद्र सरकार और बचाव कर्मियों का धन्यवाद किया। पश्चिम बंगाल में आज राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में होंगे और कोलकाता के धर्मतला में प्रतिवाद सभा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए कोलकाता में
लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग अब ममता बनर्जी सरकार से उकता चुके हैं और भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहते हैं। बीजेपी की ओर से माना जा रहा है कि ये रैली 2011 के बाद से तृणमूल नेताओं और मंत्रियों के बढ़ते भ्रष्टाचार, घोटालों में उनकी मिलीभगत और भ्रष्टाचार के मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों की नाराजगी को प्रतिबिंबित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज लोनावाला में कैवल्य धाम द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगी। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने के साथ ही 5वीं बटालियन के एक इमारत की आधारशिला रखेंगे। 1 दिसंबर को राष्ट्रपति पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के साथ ही उस दिन नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। अपने दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति 2 दिसंबर को नागपुर में राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। भारत और अमेरिका अगले वर्ष की पहली तिमाही में पृथ्वी के अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे, जिसका नाम है NASA ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान उस वक्त कही जब नासा के नेतृत्व में उसके प्रशासक बिल नेंसल ने मंगलवार को उनसे दिल्ली में मुलाकात की थी। NISAR को भारत के GSLV पर रख करके प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय से लेकर के वैश्विक स्तर पर भूमि इकोसिस्टम, ठोस पृथ्वी की विकृति, पर्वतीय और ध्रुवीय हिममंडल, समुद्री बर्फ और तटीय महासागरों का अध्ययन करने के लिए NISAR का डेटा अत्यधिक उपयुक्त सिद्ध होने जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 4 दिनों की हंगरी और बुल्गारिया के दौरे पर पहले पड़ाव पर हंगरी पहुंच चुकी हैं। राजधानी बुदापेस्ट में भारतीय दूतावास के सहयोग से भारत और हंगरी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने संबोधन दिया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, बुडापेस्ट में भारतीय दूतावास के सहयोग से हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 75 ईयर्स एंड बियॉन्ड, भारत और हंगरी के बीच राजनयिक संबंधों का जश्न, ये कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत हंगरी संबंधों के लिए अमृतकाल में उज्जवल भविष्य के मैंने भारत के दृष्टिकोण को साझा किया है। दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई है। शहर में समग्र वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर 284 दर्ज किया गया है। प्रदूषण स्तर में हुए सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली हैं। इसके बाद ही राजधानी दिल्ली और NCR में निजी निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी भी हट गई। इसके साथ ही BS3 वाले पेट्रोल और BS4 वाले डीजल वाहन का दोबारा संचालन हो सकेगा। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI सोमवार शाम 4 बजे 395 था, जो मंगलवार को सुधर करके 312 हो गया। और वायु प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर एक बहुत बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण से ऑटोइम्यून डिजीज का खतरा बढ़ता है। आइए जानते हैं कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से श्वसन समस्याओं की संभावना बढ़ती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव यहाँ तक ही सीमित नहीं है। वायु प्रदूषण का असर संपूर्ण स्वास्थ्य पर होता है। आजकल एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। डेटा आ रहा है जो कि इसको लिंक करता है हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ से, इवन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से, स्ट्रोक से और इवन ऑटोइम्यून डिजीज़ से। कण हमारे एयरवेज में जाते हैं और वहाँ पे जाके जो एयरवेज हैं उनमें सूजन उत्पन्न कर देते हैं और उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं सेलुलर प्रोटीन्स में, जिनको कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म शरीर के बाहर का कोई चीज़ है ये सोचकर उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस सारे प्रोसेस में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट सेट इन हो जाती है और ये वजह मानी गई है ऑटोइम्यून डिजीजेस की बढ़ने की। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है।
एल्डरली पॉपुलेशन है वो मॉर्निंग वॉक्स पे जाना सुबह के टाइम पे अवॉइड करें, जहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा होता है जिस समय में। और उसके अलावा बाहर जब निकलें तो मास्क लगा के निकलें। अवॉइड करें कि जो पीक टाइम है जहाँ पे एयर क्वालिटी सबसे ख़राब होती है उस समय बाहर जाना अवॉइड करें। अगर ऑफिसेज जाना है या कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो कारपूल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी है कि वायु प्रदूषण को कम कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उपाय किए जाएं, जिससे सभी का सेहतमंद जीवन संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। हापुड़ जनपद के सिंभावली ब्लॉक क्षेत्र के गांव भगवानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। यहां पर ग्रामीणों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याण की योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए हुए बदलाव से अवगत कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण काफी खुश दिखाई दिए। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र भी दिए गए। भारत संकल्प यात्रा की वैन गाड़ी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रामीणों ने संदेश भी सुना। भारत के विकास और भारत को विकसित करने की दिशा में पूरा सहयोग लेने का संकल्प भी दोहराया गया। संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है इसका, और इस यात्रा के माध्यम से शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं ग्राम पंचायतों को दी जा रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का, पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इसमें हर विभाग का एक स्टॉल लगाया जा रहा है जिसमें वो लोग अपनी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं इस माध्यम से, और इसमें सारी योजनाओं के बारे में ब्रीफ करके बताया जा रहा है। और एक यहाँ पे इसके साथ साथ एक वैन चल रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश भेजा है, उसको सुनवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना से हमें जो 2,000 रुपये मिलते हैं किस्तों में, उसे हम अपनी खेती में यानी कि बीज में काम करते हैं। और जो हमारे ये ब्लॉक के कर्मचारी हैं पूरा सहयोग करते हैं और यहाँ पर आते सब किसानों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम पर पूरा आभारी हैं, उनका धन्यवाद। प्रधानमंत्री योजना की किस्त मिल रही है हमें और उसका यूज हम बीज खाद में यूज कर रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत थी, हमें सिलेंडर मिला मोदी की ओर से। हमें बहुत जब हम लकड़ी चुप के लावे उपले ले रहे, जब हमें सिलेंडर मिला था, अब हमें बहुत हुआ दुखी हैं। अब बहुत शुक्रिया, हम मोदी की ओर से सिलेंडर मिला है हमें। मुझे ये इंडियन गैस प्रधानमंत्री की ओर से देवी कनेक्शन से हुआ है, फिर और फ्री मिला है मुझे। पहले क्या होता था कि हम चूल्हे लकड़ी जंगल से लाया करते थे और आगे धुएं में हो जाती थी, इसलिए हमें परेशानी होती थी। और अब हम गैस पे रोटियां बनाते तो हमें अच्छा लगता है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज 47 दिनों के बाद एक बार निफ्टी ने फिर से जो एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है 20,000 का, उसको पार कर लिया। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 234 अंक की बढ़त के साथ 66,409 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 73 अंकों की बढ़त के साथ 19,963 के स्तर पर खुला। अभी देखें तो सेंसेक्स 460 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है 66,600 के ऊपर के स्तर पर, और निफ्टी करीब 130 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ 20,000 के ऊपर के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कल भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ बंद हुए थे। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने देश में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर अपराध निरोधक इकाई I4C में अभी तक पंजीकृत नहीं होने वाले वित्तीय संस्थानों को जल्द से जल्द इसमें शामिल होने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने और वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामले रोकने के लिए गहराई से जांच परख करने के लिए भी कहा है।
विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक के बाद वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव विवेक जोशी ने कहा कि 800 वित्तीय संस्थानों में से अभी तक 259 संस्थानों में ही I4C में पंजीकरण कराया है। सरकार बुधवार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी का पहला दौर शुरू करेगी, जिसमें 20 ब्लॉक्स शामिल होंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉक्स देश भर में फैले हुए हैं और ये महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खान मंत्रालय का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में हमारे परिवर्तन का समर्थन करेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर जो श्रमवीर निकाले गए हैं उनको जो 1-1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, वो चेक उन्हें तुरंत प्रदान किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप उस अस्पताल से देख रहे हैं जहां पर 41 श्रमवीरों को रखा गया है और बताया जा रहा है कि उनका परिवार जो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। और कल ही ये खुशखबरी उन्हें दी गई थी कि सभी मजदूरों को 17 दिनों के बाद बाहर आने पर 1-1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और आज ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंच रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार इस स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए जो तमाम आवश्यक कार्रवाइयां हैं उन पर स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए थे और सभी की पहचान, सभी के नाम का चेक आज उन्हें सौंपते हुए। कल वाकई बहुत बड़े जश्न का दिन था जब यह खबर आई कि अब धीरे धीरे श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। पूरे देश की निगाहें उस पर थीं और आज पूरी दुनिया ने इनफैक्ट इसको अलग अलग हेडलाइंस के ज़रिए इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से छापा। इंडिया जुबिलेंट यानी भारत में जश्न मनाया गया। पूरी दुनिया में ये जो तस्वीर है वो शायद कई दिनों तक लोगों का हौसला बढ़ाती रहेगी। दुबई चलते हैं और वहां पर जो जलवायु परिवर्तन के लिए COP28 का आयोजन किया जा रहा है उससे जुड़ी खबर दिखाते हैं। जलवायु परिवर्तन से खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन कल से दुबई में शुरू हो रहा है। 12 दिसंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे देशों के नेता भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछले COP की उपलब्धियों को आगे ले जाना है और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लगभग 30 वर्षों से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहा जाता है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। ये 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 और भी बड़े पैमाने पर सहयोग की आवश्यकता है। इस मंच से अगर देखा जाए तो परिवर्तनकारी नीतियों के साथ साथ जो इनोवेशंस है इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए दुबई जो कि मेज़बान शहर है, इस सम्मेलन से उम्मीद है कि उन सभी विषयों पर जो है चर्चा होगी और आने वाले समय के लिए वैश्विक प्रयासों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगी। शीर्षिलार, DD न्यूज़, दुबई। कल से दुबई में शुरू हो रहा है COP28 पर UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE आने वाले हैं, खासतौर पर COP28 सम्मेलन जो है उसमें शिरकत करेंगे। किस प्रकार से ये सम्मेलन का आयोजन होगा, खास तौर पर किस प्रकार से भारत और UAE के संबंध हैं, इस पर हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारत के राजदूत UAE में हैं संजय सुधीर जी, वो है। सर, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री UAE आ रहे हैं, एक अच्छे संबंध रहे UAE के साथ भारत के। इस बार आप किस प्रकार से देख चुके COP28 भी यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है? 28वां COP यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और प्रधानमंत्री जी के यहाँ शामिल होने की बहुत प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का विषय है, इंडिया ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया है। जहाँ तक बात करें इंडिया UAE के संबंधों के पिछले दिनों में अगर देखा जाए, फिर वो हम बात करें बायलैटरल या फिर इकोनॉमिक ट्रेड की, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से इन संबंधों को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है काउंटर पार्ट्स है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए। इंडिया UAE की जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। बट इस रिलेशनशिप में जो ऊर्जा आई है पिछले 10 वर्षों में, वो अपने आप में एक नई चीज़ है। तो पिछले साल हमने सीपा साइन किया और उस सीपा के चलते करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है हमारे आपसी ट्रेड में।
मल्टीलैटरल फोरम्स की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जब किसी मल्टीलैटरल फोरम पर जाते हैं तो भारत की आवाज़ जो है बुलंद होती है और उसको ध्यान में रखा जाता है जितने भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं। चूँकि ये भी एक मल्टीलैटरल फोरम होगा COP28, यहाँ पर किस प्रकार से हमने तैयारी की है अपनी बात रखने के लिए? यहाँ पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी आए और अपना क्या मैसेज शेयर करेंगे लोगों के साथ, बिकॉज प्रधानमंत्री जी जो मैसेज शेयर करते हैं उसको लोग सीरियसली सुनते हैं और सीरियसली लेते हैं। हमारा जो इंडिया पवेलियन सेटअप हुआ है यहाँ पे ब्लू जोन में, उसमें एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न स्टेट्स को मौका मिलेगा यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी बात आगे रखने का और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की किस तरह हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो भारत के राजदूत जो कि संयुक्त अरब अमीरात में, उन्होंने कहा किस प्रकार से भारत तैयार है इस COP28 को लेकर और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा किस प्रकार से भारत और यूएई के संबंध पिछले कई सालों से जो है और पुख्ता बनते जा रहे हैं। कैमरा राजेश के साथ शीर्ष शिलार, DD न्यूज़, दुबई। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के 5वें दिन 12 बंधकों को रिहा कर दिया गया। इजराइल के सुरक्षा बल ने रेड क्रॉस के सामने उनकी रिहाई की पुष्टि की। इसके बदले इजराइल ने भी 30 फिलिस्तीनी लोगों को अपनी कैद से मुक्त किया। 12 बंधकों में से 10 इजरायली नागरिक और 2 थाईलैंड के हैं। इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। समझौते के तहत इजराइल जेल में बंद फिलिस्तीनी लोगों को छोड़ेगा, जिसके बदले हमास इजरायली बंधकों की रिहाई करेगा। एक दिन पहले ही दोनों पक्ष संघर्ष विराम की अवधि 2 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा में बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई पर जोर देगा, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच समाप्त होने के कगार पर मौजूदा संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए ही बढ़ाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन सभी प्रयासों का स्वागत करने की बात भी कही जिनसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देने की भी बात की। At a time when the security situation in the Middle East is deteriorating due to the ongoing Israel-Hamas conflict, with a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and an alarming humanitarian crisis. This is clearly unacceptable, and we have indeed strongly condemned the death of civilians. In addressing this humanitarian crisis, Mr. President, it is necessary for all parties to display the utmost responsibility. In this, we welcome all efforts by the international community that would lead to a de-escalation and delivery of humanitarian assistance to the people of Palestine. ब्राजील के सोराडो में वनों की कटाई बेतहाशा जारी है। पिछले साल अगस्त से लेकर के इस साल जुलाई तक जंगलों की कटाई 3% बढ़ी और 11,022 वर्ग किलोमीटर पर पहुंच गई। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि 12 महीनों में वनों की कटाई का क्षेत्र 2015 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसमें कहा गया कि 75% वनों की कटाई मारनहाओ, टोकेंटिन्स, पियाउई और बाहिया राज्यों के सवाना में हुई। ये क्षेत्र माटो पीबा के नाम से जाना जाता है, जहां हाल के वर्षों में सोयाबीन की बुआई बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सेराडो में वनों की कटाई पिछले साल पहले ही 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान नष्ट हो गया था और भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज निकल गईं, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। पेरू के हुआनकायो शहर में बिजली का तूफान आया और जोरों से ओलों बरसे, जिससे कि सड़कें जो हैं उन नदियों में बदल गई। सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अग्निशमक और लोग बाढ़ वाले घरों और स्कूलों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से 10 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं और 5 पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। उधर रूसी और क्रीमिया काला सागर तट पर भीषण तूफान आया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य समाचार एजेंसी ने बताया कि एक व्यक्ति सोची के रिसोर्ट शहर में मारा गया, जबकि दूसरा रूसी अधिकृत क्रीमिया प्रायद्वीप पर और तीसरा व्यक्ति केर्च जलडमरू मध्य के बीच एक जहाज पर उनकी मृत्यु हुई। क्रीमिया के येवपटोरिया शहर में शहरों पर पानी भर गया। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। COP28 कार्यक्रम के बीच ये खबरें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही।
दीजिए इजाज़त, नमस्कार।